सो आगे बढ़ते हैं। हमने पहला एग्जांपल जो देखा था, स्टेटमेंट जो ट्रू है या नहीं, तो पहला था हमारा फंक्शन n/2 हो रहा था, जो पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट से शुरू करते हैं और आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। फंक्शन और फंक्शन का स्क्वायर जो है वो O ऑफ n है, तो मैनी केसेस विल पास, जैसे कि fn अगर n है और n इज इक्वल्स टू बिग ऑफ n स्क्वायर है, डेफिनेटली ट्रू है। बट वी हैव टू फाइंड इज देयर एनी केस ऑफ नॉट ट्रू ओनली लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ ट्रू नहीं होगी, क्योंकि जब अपॉन में करते हैं तो पॉइंट में कोई नंबर होता है, उसका स्क्वायर जो होता है वो उससे कम हो जाता है, तो नॉट ट्रू फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। देखो जब मैंने तुम्हें एल्गोरिदम की डेफिनेशन बताई थी, या जब हमने शुरू करा था इस चीज़ के बारे में एनालिसिस, तो बताया था कि एफ एन और जी एन जो है वो पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव फंक्शंस जो होते हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते बस, है ना। तो इस वजह से ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ऐसा केस मिल गया है कि जो हर बार ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस वन, अगर एफ एन हमारा बिग ओ ऑफ जी एन है, तो 2 रेज़ टू पावर एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ 2 रेज़ टू पावर जी एन होगा या नहीं, ये चीज़ देख लेते हैं। एफ एन अगर मान लो 2n है और जी एन जो है n है, तो एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी एन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट फैक्टर है, उसका दिक्कत तो नहीं पड़ेगा। और 2n जो है स्मॉलर देन, बताया मैंने, यही चीज़ बता रहा हूँ कि c जो अगर अगर 2 होगा तो बात बन जाएगी। और अगर पावर लेके चले तो 2 की पावर एफ एन स्मॉलर देन इक्वल टू c डॉट 2 की पावर जी एन। तो यहाँ पे अगर देखो कि एफ एन अगर 2 की पावर 2n हुआ और सी एन 2 की पावर c डॉट 2 की पावर n हुआ, तो यहाँ क्या ये बात सही है क्या? क्योंकि इस केस में अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 2 की पावर 2n जो होता है वो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n होता है, तभी तो पावर गेट्स एडिड। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब 2 की पावर n होना पड़ेगा c को। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जनरली केस क्या है यहाँ पे, नॉट पॉसिबल वाले ज़्यादा है। ठीक है, ट्रू वाला भी देख लेते हैं इसी चक्कर में, इसी सिलसिले में। ठीक है, ये वाला देखो, 1000 n log n इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ n log n बाय 1000। तो ये कांस्टेंट जब भी आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिग ओ, ओमेगा, थीटा सब ट्रू है, स्मॉल को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा केस गायब हो जाता है, इक्वल टू ही बनता है मेन केस तो, है ना। तो 1000 n यानी n log n। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही लिखा करेंगे हम, स्मॉलर देन इक्वल टू, क्योंकि इसका मतलब है राइट साइड बड़ी है। तो भले ही राइट साइड दिख नहीं रही बड़ी, मगर सी को अगर तुम 10,000 ले लो तो हो ही जाएगी अल्टीमेटली बड़ी। ठीक है, या 20 करोड़ जो भी ले लो कांस्टेंट में ही, तो बड़ी तो हो ही जाएगी, देयरफॉर ट्रू। टॉकिंग और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन को ध्यान से देखेंगे कि एफ एन दे रखा है n³ और एक कंडीशन है जिसपे गौर करना जरूरी है, इस वजह से थोड़ा ऊपर करने में टाइम लगा। देखो एफ एन जो है n³ 0 से लेके 1000 तक है, और उसके बाद से n की पावर 4 हो जा रहा है। जी एन जो है n का स्क्वायर 0 से लेके 100 तक है, और 100 के बाद n की पावर 9 हो जा रहा है। रिलेशन बताना है एफ एन और जी एन में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन। हमें यहाँ पे देखा n की पावर 4 और n की पावर 9 को, तो देखा एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन है, अगर हमारा एन नॉट जो है वो 1000 रहता है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को जज करके अब तुम्हारे मन में ज़रूर आया होगा ये प्रीवियस कंडीशन क्या है ना। तो लिखा है डोंट वरी अबाउट n³ या n², क्योंकि स्टार्टिंग बाउंड कैन बी देयर बट देयर शुड नॉट बी एंडिंग बाउंड्री। ठीक है, जब अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, इसका मतलब क्लियर है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं, हमेशा से एक चीज़ ली है कि हम ऐसे एंडिंग बाउंड्री को क्लियर नहीं कर, मतलब फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ देखो 1000 से आगे जाएगा यानी इनफाइनाइट जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो ये चलेगा, स्टार्टिंग में तुम कर सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा 1000 हो गया, दैट इज कॉल्ड, दैट इज वाई एन नॉट इज कॉल्ड, है ना। एन नॉट इसलिए यूज़ होता है कि हम स्टार्टिंग को फिक्स कर सकें, मगर उसके बाद देखो 1000 और 100 में कौन है जो कॉमन पॉइंट है, 1000 के आगे वाले, 100 के आगे वाले, 1000 के आगे वाले, है ना। तो इसलिए एन नॉट जो है कॉमन पॉइंट है। तो एंडिंग के लिए कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, एज बिकॉज इन n³ एंडिंग बाउंड्री वॉज 999, है ना। यहाँ पे n³ के केस में 999 एंडिंग बाउंड्री थी, यहाँ पे 999 थी। ठीक है, सो हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, या एफ एन इज स्मॉल ऑफ जी एन। ठीक है, स्मॉल हो इसलिए क्योंकि इक्वल टू का केस तो नहीं आ रहा। बात समझ में आई? थोड़े मज़ेदार क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एफ एन जो है वो n⁻² 1 + sin n है, और जी एन 1 - cos n है n⁻²। रिलेशन क्या है इन दोनों में? ठीक है, तो देखो अगर हम एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाएं, पहले ये नॉर्मल सा ग्राफ है कि तुम्हारा नीचे वाले, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ये आइडिया रहना चाहिए कि साइन और कॉस 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं, और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। चलिए एक बार साइन को देख लेते हैं। ये जो ब्लू पेन से लिखा है मैंने, अगर तुम्हें क्लियर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो तुम्हारा आइडिया तो लग ही जाएगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये 1 पे है। साइन 180 फिर से 0 होता है, उसके बाद साइन 270 जो होता है -1 होता है, तो यानी ऐसे करके गया साइन का। टॉकिंग अबाउट कॉस, कॉस जो होता है वो इनिशियली +1 रहता है, कॉस 0 इज़ 1, और कॉस 90 इज़ 0, कॉस 180 इज़ -1, कॉस 270 इज़ 0।
cos 360 इज +1। ओके, अब आते हैं टॉप बैक टू टॉपिक। तो n रेज़ टू पावर कुछ है तो जरा उस कुछ को देख लो, ठीक है। मतलब साइन एन में बस 1 ऐड करना है, यानी ग्राफ एक कदम ऊपर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एन है, देखते हैं क्या होगा। तो हमने सेम चीज़ बनाई, 0 से लेके 360 डिग्री के एंगल, और -1 और यहाँ +2 कर दिया थोड़ा सा आइडिया लगा के। तो एक चीज़ देखो, एफ एन को देख लेते हैं, दैट इज दिस, ये है n रेज़ टू पावर 1 + sin n, ठीक है। तो sin n जो है शुरू हो रहा था हमारा 0 से, मगर +1 की वजह से शुरू हुआ 1 से, ठीक है। डबल लाइन जो है वो sin n की है, ध्यान रखना। तो अभी 1 + sin n है फंक्शन में, n की पावर, अभी n की पावर देख रहा हूँ बस मैं, ठीक है। तो पावर में 0 से शुरू होना चाहिए, +1 से शुरू हुआ, और जो 90 में 1 होता है तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, इस 1 की वजह से, प्लस होने की वजह से। ऐसे ही करके ग्राफ जो है एक कदम ऊपर शिफ्ट हो गया, ग्राफ बन गया ऐसे। कॉस की बात करें तो 1 माइनस कॉस एन, तो इनिशियली क्या था, कॉस की वैल्यू 1 थी मगर 0 हो गई, 1 - 1 0 होता है। फिर 90 पे क्या हुआ, 90 पे कॉस जो है हमारा 0 चला जाता है, मगर 1 रहने की वजह से हमारा 1 चला गया। तो ऐसे करके हमारा बन जाएगा कॉस का ग्राफ। तो यहाँ एक चीज़ देखी हमने, ये सॉरी अगर तुम्हें पहले से पता होगा ये सब, मैं पॉइंट्स तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जिसको नहीं क्लियर होगा कैसे बन रहे हैं ग्राफ, तो एक चीज़ समझ में आ गई, एफ एन और जी एन आर एसिम्प्टोटिकली नॉट कंपेरेबल, ठीक है। अगर तुमने ग्राफ देख रखे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमेशा एक कोई ना कोई ऊपर रहता है, कोई ना कोई या नीचे रहता है, मगर यहाँ जो है वो क्या चल रहा है, जैसे होता है ना डिजिटल एनालॉग, है ना, एनालॉग से वो चल रहा है, एक वेव चल रही है तो ऊपर नीचे हो रही है वो। सेकंड पार्ट को देख लो, इसको तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कि एफ एन जो है वो n साइन एन है, और जी एन 2 + कॉस एन है। बना के देखा जरा तसल्ली से ये, है ना। तो साइन एन का मतलब तो क्या है, वही है, साइन एन का तो सेम चलता है। अभी 2 + कॉस एन है तो 1 पे तो 0, कॉस 0 पे तो 1 रहेगा, तो 2 में 1 जुड़ा 3, फिर 0 हो जाएगा 2, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मैच ही नहीं खा रहे हैं, मतलब नहीं मैच नहीं, सॉरी यहाँ देखो, साइन एन की हमेशा ऊपर 2 + कॉस एन है, ठीक है। बात हमें साफ सीधी है कि भैया एफ एन जो है वो बिग ऑफ जी एन है, यानी साइन जो है वो हमेशा छोटा रहे, मतलब ऐसे बोलते हैं कि राइट साइड हमेशा ग्रेटर देन या बड़ी रहेगी, और यहाँ स्मॉल ओ भी चल जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली बड़ी है ना, कोई पॉइंट टच नहीं हो रहा है, तो स्मॉल ओ भी इज़ गुड टू गो। मगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाएंगी, दैट इज़ ओमेगा या थीटा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से ट्रू कौन सी है। वैसे आंसर देखने से पता चल रहा होगा बी और सी ट्रू है, मगर हम एक एक को एनालाइज करते हैं। पहला, 1/n इज इक्वल टू थीटा ऑफ 1, थीटा मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल, तो नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो, अगर आप, थीटा मतलब ये होता है कि बिग ओ भी सेटिस्फाई हो जाए और बिग ओमेगा भी सेटिस्फाई हो जाए, है ना। तो 1/n स्मॉलर देन इक्वल टू सी डॉट, यानी हम कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं 1, तो यहाँ पे अगर 2 भी रखेंगे तो हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है ये बड़ा ही रहेगा। मगर स्मॉल के केस में दिक्कत हो जाएगी, थीटा है क्योंकि हमें स्मॉल भी चेक करना पड़ेगा, सी को 1/n लेना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, और इस वजह से ये गलत हो जाता है। क्या 1000 जो है थीटा ऑफ 1 है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि यहाँ स्मॉल और ग्रेटर दोनों ही चलेंगे, ठीक है। देखो अगर इसको बड़ा बनाना है तो सी की वैल्यू 1000 रख लो, इसको छोटा बनाना है सी की वैल्यू 1 रख दो, वो ऑटोमेटिकली छोटा है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस कि n + a की पावर b इज इक्वल टू थीटा n की पावर b, जहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लगा मुझे, है ना। इस पर आते हैं, पहले ये देख लो एक बार, 64 log n/4 मल्टीप्लाई 32 log n/2, ये जो है थीटा ऑफ n की पावर 10 है या नहीं। तो देखो तुम्हें पता है कि 64 क्या है, 4 का क्यूब है, तो n क्यूब हो गया। 32 क्या है, 2 की पावर 5 है, 5 नीचे आ जाएगा n की पावर 5, तो 3 में 5 जोड़े 8 होता है, यहाँ तो 10 बोल रहा है, और वो भी थीटा, है ना। अगर ऐसे बोलते कि ये बिग ओ बोलते तब तो ठीक भी हो जाता, थीटा यानी दोनों ही कंपेयर करना है, स्मॉल और बिग, तो ये गलत हो गया। यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ ए और बी कांस्टेंट है, कह रहे हैं कि ए को हटा भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं। अब ये चीज़ b+1 डॉट n⁻⁴ b है ना। और अगर हम इस एग्जांपल को देखिए n+7 का क्यूब देखते हैं, ठीक है, तो n³ + 7³ + 3n² + 3n7² ऐसा आएगा। एक बात बताओ, क्या ये पर्टिकुलर चीज़ n³ वाली चीज़, अभी b+1 का रीज़न समझाता हूँ, क्या 4n³ से छोटा है, डेफिनेटली 4n³ बड़ा हो जाएगा ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा दिस से, क्योंकि हमें पता है n³ का कॉफिशिएंट जो है वो 1 है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँच जाएंगे भाई, है ना, जब n³ के ही बदौलत जाना है तो एक बात समझ में आती है, 4 एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये समथिंग सिमिलरली इक्वल टू है, मतलब और बिग ऑफ n³ से, है ना। बात समझो, बड़ा बड़ा अच्छा चीज़ है ये, समझने लायक। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि n+7 का क्यूब जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर सी की वैल्यू 1 ले ली जाए तो n³ से तो बड़ा ही है ना, इतनी सारी नई टर्म्स और ऐड हो रही हैं, तो दोनों ही चीज़ें ट्रू हो रही हैं। दोनों चीज़ें ट्रू कैसे हो रही है, समझ में आ रहा है, आना चाहिए। देखो b+1 इसलिए करा कि देखो यहाँ था ना n³, तो यहाँ पे उससे एक ज़्यादा b यानी पावर से एक ज़्यादा कॉफिशिएंट लगा लो तो हमेशा दिक्कत ख़त्म कर देता है ना।
तो इसलिए यहाँ पे b+1 लगाया और क्लियर हो गया कि ये बिग ओ को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही है ना, बी जो है कॉन्स्टेंट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर वो एन का कोई रिलेशन में होता तो दिक्कत हो जाती। और डेफिनेटली ये बात तो बड़ी है ही, है ना, ये चीज़ समझ में आता है ना। मतलब अगर लेफ्ट साइड बड़ी है तो वो डेफिनेटली ओमेगा तो होगा ही। हमें राइट साइड को बड़ा प्रूव करना है बिग ओ बनाने के लिए, बिग ओमेगा तो है ही, बिग ओ बनाना है तो इसका हमें यहाँ पे कांस्टेंट क्या लेना पड़ेगा, b+1। तो इस वजह से ये चीज़ सही है। सो माहौल बरकरार रखते हैं एक और क्वेश्चन लगा के। यहाँ पे fn=n फैक्टोरियल है, gn n+1 फैक्टोरियल है, hn n-1 माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना, n-1 फैक्टोरियल प्लस n है। हमें बताना है राइट इन एसिम्प्टोटिकली असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ एक चीज़ देखो कि n फैक्टोरियल को n.n-1 फैक्टोरियल कह सकते हैं, हाँ या ना, कह सकते हैं, n-1 तो है ही। अब n-1 फैक्टोरियल प्लस n है, तो ये दोनों तो असिम्प्टोटिकली इक्वल है। रीज़न बताना नहीं पड़ेगा मेरे को, अगर जो पूछेगा ना बताओ तो वो जाके पहले 5 वीडियो देखो भाई, है ना। हम इसी के बारे में बात कर चुके हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। अगर जैसे n² होता है, ये क्या n⁻n है एक तरह से, है ना, अप्रॉक्सीमेशन देखी थी हमने। तो पावर अगर ज़्यादा है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा वाली कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से एसिम्प्टोटिकली बराबर है। तो ये कुछ इस तरह से रिलेशन आ जाएगा, है ना। ये बोल रहे हैं ना कि अपर बाउंड जो होगा, अपर बाउंड n फैक्टोरियल इज क्लोज टू n⁻n है, तो एसिम्प्टोटिकली n फैक्टोरियल जो है वो बिग ऑफ n की पावर n होता है। तो इस वजह से हमारा केस जो है वो इस तरह से आया कि gn=hn हुआ, और ये दोनों स्मॉलर दें fn है, ठीक है। fn जो है n फैक्टोरियल तो अपने आप में ही बड़ी चीज़ है, ठीक है, -1 से क्या ही कंपेयर करोगे। अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, जो करना है करो, इवन तो आंसर दे रखा है, अपने आप को एग्री करवाओ ये सही है कि नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, और ये थोड़ा ज़्यादा ही फंक्शन है, 9 फंक्शन हैं टोटल, और इनको आपस में ही कंपेयर करने में टाइम लग जाता है। तो पॉज करो एक बार, अच्छे से करो, ठीक है। फिर होप तुमने कर लिया होगा पॉज। हम आते हैं क्या करें, क्या तरीका लगाएं। तो एक बार सबको एक ऐसे अच्छी निगाह से देख लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में इतना टफ नहीं होने वाला है, तुम्हें 4 ही दिए जाएंगे, मगर देख के देखो पकड़ा गया n फैक्टोरियल। ये तो n⁻n की बताया मैंने, है ना, ये देखो यहीं बताया हुआ है, ठीक है। ये बहुत बार कंटिन्यू कर चुका हूँ मैं कि n फैक्टोरियल इज बिग ऑफ n⁻n, तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो ये तो बड़ा ही दिख रहा है मेरे को, उसके अलावा कौन दिख रहा है, ठीक है। अगर टेंशन ले रहे हो तो ये देख लो, नंबरिंग लगी है ना, इसके बाद ये नजर आएगा। तो बताओ, n की पावर n बड़ा है, उसके बाद 2 की पावर n बड़ा है ना, उसके बाद n की पावर √n, जहाँ भी शक हो यहाँ यहाँ आ जाओ, कटघरे में ले लो उसको। तो देखो क्या करा, n फैक्टोरियल जो है और n⁻√n है, इनमें कौन बड़ा है, लॉग लगा के देख लो। लॉग लगाया तो ये होता है n की पावर n, तो n बाहर आ गया, n log n, और यहाँ पे रूट की वजह से रूट बाहर आएगा, तो ये दोनों कट गए। √n और n में कौन बड़ा है, n बड़ा है, तो इसका मतलब ये भाई विनर, ये भाई कम है इससे, मगर थोड़ा बहुत क्वांटिटी समझ में आ रही होगी। चलो भाई, इससे तो हार गए, इन दोनों का लड़ाई देखते हैं। 2 की पावर n और n की पावर √n, दोनों में लॉग लिया तो यहाँ से तो n आया, ये 1 हो गया, log 2 होता है 1, है ना, बेस 2 अगर लेंगे तो ये हो गया √n log n, और √n से n कटा तो यहाँ √n बचा। √n बड़ा या log n बड़ा, √n बड़ा, कोई समझाने वाली बात तो है नहीं है ना। क्यों √n बड़ा होगा log n से, हमेशा ध्यान रखना, जितने लॉग लगते जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। इवन तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि वैल्यू अंदर पुट करने से दिक्कत और हो जाएगी, तो उसको मत करना। जैसे √2 जो होता है 1.414 होता है, अगर n की वैल्यू 2 ले लो तो, और log 2 जो होता है वो 1 होता है, अब ये भी देखा हमने, अगर बेस 2 है तो उस हिसाब से तुम समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। √n में अब देखो ये है √n, इसको भिड़ना है किससे, n log n से, ngn यानी n log n, तो डोंट टेक log बिफोर कॉमन थिंग कैंसिल, बहुत ऐसे इंग्लिश में लिखा है, समझ में आने लायक बस, ठीक है। मतलब लॉग लेके करोगे ना अभी तो पलट जाओगे, पहले काटो इसको, रूट को n से काटो, तो यहाँ 1 आया, यहाँ √n log n आया, डेफिनेटली ये बड़ा है। n का कोई भी टर्म है वो 1 से तो बड़ा ही आएगा, n को अगर 1 करोड़ ले लोगे इस साइड, यहाँ तो बेचारे कांस्टेंट है ना एक, तो ये बड़ा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर भाई साहब ये हो गया कि n फैक्टोरियल को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिली। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर 2⁻n, फिर n √n, n log n, √n और log n में समझ में आया कैसे कैसे भिड़े होंगे ये दोनों। सोचो कि अगर रूट को बाहर लिया, लॉग को बाहर लिया, तो इन दोनों में लड़ाई होगी, क्योंकि n तो लॉग लॉग गायब हो जाएगा, इन दोनों में लड़ाई होगी तो रूट जीतेगा। यहाँ बताया हुआ है कि रूट और लॉग में लड़ाई होती है, रूट जीतता है। तो ऐसे ही करके कंपैरिजन करना है, और ये वाली चीज़ तो तुम्हें पता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, log n की पावर log n, तो लॉग लॉग वाले खेल होंगे, तो इस वजह से ये जीत सकता है, ठीक है। डबल log n होंगे, है ना, यहाँ पे सिर्फ log n से log n कट जाएगा, देख करके देखना, तो ये हवा की बातें हो जाएंगी, वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तुम्हारा। यहाँ पे log n फैक्टोरियल √n log n लास्ट में आएगा, इसकी भी लंबी कहानी है, फैक्टोरियल भी है पीछे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखना, बेवजह ही आंखें बंद करके लॉग मत लेना, पहले कॉमन चीज़ों को काटो भाई। आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, वैसे बहुत नहीं हो गया, क्वेश्चन जितने ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। और ये मतलब यहाँ अपने शस्त्र को क्या कर रहे हैं, भाले को तेज कर रहे हैं, ऐसे समझ लो।
अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन दिख रहा है, हाँ तो 3 है, चौथी पीछे दिखाता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है एफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ एफ एन है, सही बात है ये कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि एक फंक्शन खुद ही का बिगो है, क्योंकि बिगो में इक्वल टू की कंडीशन आ जाती है जिस वजह से थीटा भी लागू होता है, और बिग ओमेगा में भी इक्वल टू की कंडीशन आती है, थीटा भी लागू होता है। बस ये वाली टाइट अपर बाउंड वाले केस चलते हैं, यहाँ नॉट टाइट वाले कैंसिल हो जाते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करें कि अगर एफ एन जो है वो बिग ओ ऑफ जी एन है, तो क्या जी एन जो होगा बिग ओ ऑफ एफ एन होगा? नहीं तो भाई ये क्या गलत बात बोल रहा है। कभी कह रहा है राइट साइड बड़ी है, कभी एफ एन को बड़ा कर रहा है, कभी जी एन को बड़ा कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये थीटा के केस में ही हो पाएगा, समझे? जब दोनों इक्वल होंगे तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल टू का केस होगा वो। तो ये केस तो भैया गड़बड़ा गया, समझे? गड़बड़ाया नहीं मतलब किस चीज़ में कौन सा ट्रू हो रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी याद आ रहा है कुछ सेट थ्योरी। इफ एफ एन जो है वो बिग ओ, देखो स्मॉल दिख रहा होगा मगर बिग मानना, स्मॉल मेरा और स्मॉल है, ठीक है? तो बिग ऑफ जी एन है और जी एन जो है बिग ऑफ एच एन है, तो डेफिनेटली एफ एन जो होगा बिग ऑफ एच एन होगा, ठीक है? मतलब ये इससे एफ जी एन जो है इससे भी मतलब ये राइट साइड बड़ी है इससे, और इससे भी बड़ी ये चीज़ है, यानी ये तो महा बड़ी चीज़ हो गई है ना। तो यानी सारी चीज़ें ट्रू हो रही हैं, तुम खुद देख सकते हो। ये चौथी प्रॉपर्टी बहुत निराली है और इसका कोई नाम तो नहीं है एज स्पेसिफिक, मगर एफ एन जो है वो बिग ऑफ जी एन है। ये समझ लोगे ना तुम्हें अगले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने की, इसलिए कह रहा हूँ। एफ एन जो है वो बिग ऑफ जी एन है, यानी राइट साइड बड़ी है, और ये क्या है, जी एन लिखा है, डी एन जो है वो बिग ऑफ ई एन है। तब क्या बात होगी, अगर हम एफ एन और डी एन को ऐड कर देंगे ना, तो वो क्या होगा कि देखो मैंने बोला कि जी एन बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। मैंने यहाँ बोला ई एन ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर इन दोनों का सम करोगे तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, इन दोनों में से कौन मैक्सिमम होगा ना, वो तो ओ निकल जाएगा। क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, मान लो कि ये बड़ा है एफ एन से, मगर क्या ये बड़ा है डी एन से, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्या पता छोटा हो। तो इस वजह से इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है ना, उसको पकड़ लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? आ गई तो लिखो हाँ। चलो, अगर एफ एन डॉट डी एन करें यानी मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बड़ा है तो बड़े में ये मल्टीप्लाई होगा तो और बड़ा हो जाएगा, तो कोई सवाल ही नहीं उठता पीछे जाने का, है ना? प्लस में तो एक चांस था भी, मगर यहाँ नहीं है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं इसके, कि लेट एफ एन जी एन एन एच एन आर 3 पॉजिटिव फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 इक्वेशन दे दी इन्होंने, दो ही उसमें, कि एफ एन जो है वो बिग ऑफ जी एन है, ठीक है, और जी एन जो है नॉट बिग ऑफ एफ एन। इसका मतलब क्या है कि अभी तो कह रहे हैं एफ एन जो है वो ग्रेटर, जी एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन होगा, यानी राइट साइड बड़ी या ज़्यादा या बराबर होगी। मगर ये चीज़ से समझ में आ गया कि बराबर तो नहीं है, इसका मतलब राइट साइड ज़्यादा है। ठीक है, अगले में आओ, एच एन जो है वो ज़्यादा या बराबर होगी जी एन से, और साथ में जी एन जो है ज़्यादा बराबर होगी एच एन से। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एच एन जी एन बराबर हो। तो फ्रॉम द अबव डेटा चेक विच इज़ ट्रू और फॉल्स। पहला देखो, एफ एन और जी एन को ऐड कर दिया जाए तो क्या वो बिग ऑफ एच एन बनेगा? बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। ऊपर की प्रॉपर्टी देखो, है ना? थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई भाई मेरे कि जी एन और एच एन में मैक्सिमम कौन है, दोनों एक ही हैं। तो दिक्कत क्या हुई, बात तो सेटल हो गई, तो मामला सेट है ना? अब देखो, क्या एफ एन जो है वो स्मॉल ऑफ एच एन है? हाँ भाई, क्योंकि देखो एच एन जी एन बराबर है और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा, तो बात एकदम सही हो गई, नॉट टाइट बाउंड। एच एन में जी एन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या वो थीटा ऑफ एच एन है? हाँ भाई, थीटा मतलब इक्वल होता है और एच एन जी एन बात एक है। देख लो, सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक्चुअल में समझ में आ जाता है। ठीक है, एफ एन और जी एन को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या वो थीटा ऑफ एच एन जी एन है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ थीटा पे मत आओ भाई मेरे, यहाँ बिगो पे आ जाओ, स्मॉलो पे आ जाओ, मगर थीटा पे मत आना। ठीक है, समझना है क्यों? क्योंकि एफ एन से तो बड़ा ही है, जी एन एच एन बड़ा ही है, तो इक्वल तो होने के चांसेस नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा क्वेश्चन, कि अगर एफ एन टी वन एन एंड टी टू एन बी 3 फंक्शन, तो टी वन एन जो है वो बिग ऑफ एफ एन है, टी टू एन जो है वो बिग ऑफ एफ एन है। फ्रॉम द अबव डेटा चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। तो इन दोनों का सम जो होगा वो बिग ऑफ एफ एन होगा, हाँ होगा, ये तो है। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, दोनों एक ही है, तो मैक्सिमम ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है। अगली तीनों देखो, क्या स्मॉल होगा? नहीं होगा। क्या थीटा होगा? नहीं होगा। क्या टी वन एन जो है बिग ऑफ टी टू एन? नो कमेंट्स भाई, कोई कमेंट नहीं कर सकते तुम, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हम बिगो की बात करें तो ए होगा। मान लो कि अगर बिगो यहाँ रखा है तो ए होगा। अगर थीटा होता ना यहाँ पे, थीटा, तो सारी ट्री हो जाती। ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, सोचना थोड़ा समझ के, वैसे मैंने सब बता ही दिया है। दो क्वेश्चन और देख लो, ये दोनों बाकी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो एफ एन जो है वो ओमेगा ऑफ एन है, जी एन जो है वो बिगो ऑफ एन है, और एच एन जो है वो थीटा ऑफ एन है। तो ये बताओ क्या होगा, एफ एन डॉट जी एन प्लस एच एन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जी एन जो है, एफ एन को ध्यान से देखो, वो बिग ऑफ ओमेगा ऑफ एन है। यानी अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ओमेगा होता है तो लेफ्ट वाला बड़ा होता है या बराबर होता है?
तो हम एक बात मान लेते हैं कि यही सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सारे नंबर छोटे होंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है? एन है, समझे? जी एन को देखो, जी एन जो होता है वो बिग ऑफ एन होता है, यानी सबसे बड़ा जो है वो मतलब राइट वाला सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा, है ना? क्योंकि शुरुआत तो 1 से होती है ना, याद होगा मैं हमेशा सी को 1 ले लेता था जब ऑलरेडी चीज ट्रू होती, और एच एन जो है वो थीटा ऑफ एन है, तो ये नहीं रहेगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे ये सब जो है वो ओमेगा ऑफ एन है। समझ में आई बात कि ओमेगा ऑफ एन रहेंगे कैसे? क्योंकि ये वैल्यू एच एन है, एन ये तो एन रहेगी, ये एन है ना? ये वैल्यू कहीं भी जा सकती है, जी एन जो है ये मिनिमम है ना उसका, समझे? जी एन इज बिग ऑफ एन, तो एन से तो वो ज़्यादा भी हो सकता है ना? तो कहीं ना कहीं एफ एन की वैल्यू अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ग्रेटर है, एफ एन ग्रेटर है, तो वो ये वाला पार्ट तो कहीं भी जा सकता है, मगर मिनिमम तो एन पे रहेगा क्योंकि प्लस एन है ना। तो इस वजह से यहाँ पे मिनिमम कंडीशन अगर देखी जाए तो ओमेगा एन हो जाएगा। ये बात समझ में आई? थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है, मगर रोक के सुनोगे तो समझ में आएगा। अगला देखो, मैं बता रहा हूँ ये डिवाइड एंड कनकॉर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ज़्यादा टेक्निकल स्टफ हो गया आज, और होना भी चाहिए, क्योंकि रोक के पढ़ना, ठीक है? रोक के पढ़ना। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, रोक के मतलब हर एक स्टेटमेंट को समझना, खुद से एनालाइज करना। एफ एन जो है वो बिग ऑफ जी ऑफ एन है, अगर है ऐसा तो क्या जी एन जो होगा बिग ऑफ एन होगा? नहीं जी, एन स्क्वायर एन क्यूब लेके देख लो, हम काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं कि ये इंप्लाई करता है दिस इंप्लाइज इक्वल और लेस देन कंडीशन, ठीक है? ये बात समझ में आई कि यहाँ पे कुछ है वो हमेशा इक्वल, यहाँ पे एफ एन जो है हमेशा बड़ा होगा, राइट साइड बड़ी होगी। अब देखो अगर हम एफ एन और बिगो ऑफ, हाँ ये देखो, बिगो ऑफ एफ एन को ऐड करें, क्या वो थीटा ऑफ एफ एन होगा? ये वैल्यू, इसका आंसर ट्रू है भाई मेरे। दिस इंप्लाइज इक्वल टू और लेस देन एफ एन, यानी अगर हम यहाँ बात करें बिगो ऑफ एफ एन की, तो यहाँ पे वो वैल्यू याद करना जो कि इक्वल हो या कम हो एफ एन से। तो एफ एन के इक्वल होगी या कम होगी, ये थीटा मतलब ज़्यादा वाला नहीं है। ये देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है ना, तो यहाँ पे एल एच एस पे कुछ होता होगा जो इक्वल टू आ रहा है आर एच एस के, ठीक है? विजुअलाइज हो रही है चीज़, तो यानी वो एल एच एस वाली चीज़ होगी ना, जो छोटी होगी या कम होगी, छोटी होगी या बराबर होगी। छोटी बराबर होना इसका मतलब एफ एन तो होके रहेगा, इसका मतलब दैट इज़ ट्रू। यहाँ देखो स्मॉल हो, ये कह रहे हैं हमेशा छोटी होगी, कोई बात नहीं, छोटी होगी तो ये तो है बड़ी करने के लिए, तो वो अगेन एफ ऑफ एन बन गया। तो अज्यूम दैट एन, अगर एफ ऑफ एन अगर एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि एन जो है वो स्मॉल ऑफ एन स्क्वायर है, कोई शक की बात तो है नहीं, तो ओवरऑल जो रहेगा वो एन स्क्वायर ही रहेगा ना, तो दैट्स वाई थीटा। खूब बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब है इसको देख के ऐसा नहीं समझना बड़ा सोचना है, नहीं, ये तो राइट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? वो छोटा नंबर होगा इससे, ऐसा समझो। राइट हैंड साइड पे जो होगा इसका, लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा नंबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? बड़ा नंबर होगा, है ना? तो जैसे मान लो इस यहाँ से शुरू करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा होगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ें बड़ी है, तो छोटा क्या हो सकता है? एन से लॉग एन हो सकता है, लॉग लॉग एन हो सकता है, एन से तो छोटा 1 भी है। लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा होगा ओमेगा की वजह से, बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा क्योंकि ये स्मॉल ओमेगा है, तो बड़ा क्या होगा? एन स्क्वायर हो सकता है, एन लॉग एन हो सकता है, एन लॉग लॉग एन हो सकता है, थीटा मतलब एग्जैक्टली सेम। तो अगर इन तीनों का कर दिया जाए एडिशन, तो क्या वो ओमेगा ऑफ एन आएगा? मुझे बताओ। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को याद करो, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, है ना? और इक्वल होगा या बड़ा होगा, तो इट कैन नॉट बी एन ऑलवेज मोर देन, है ना? क्योंकि ये जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे ओमेगा होता तो यहाँ पे भी ओमेगा हो जाता। देख लो कॉन्सेप्ट की बात है कि इसकी वजह से क्या हुआ, ये पूछ रहे क्या इक्वल टू हो सकता है? इक्वल टू का भी चांस पूछ रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा मतलब ही है कि कंडीशन हमेशा हवा में रहेगी, यानी एन से बड़ी, यानी एन स्क्वायर रहेगी। अगर ये एन स्क्वायर रहेगा तो ये दोनों भी छोटे पड़ गए, तो यानी यही अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, दैट इज कंसीडर होगा। जैसे यहाँ मैंने दिखाया था कि एन स्क्वायर प्लस एन में एन स्क्वायर ही कंसीडर होता है। मान लो ये एन स्क्वायर है, ये एन है, ये 1 है, तो एन स्क्वायर ही तो कंसीडर होगा। एन लॉग एन मान लो, तब भी बड़ा ही तो होगा, इक्वल टू वाला केस नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट। ये अच्छा क्वेश्चन है। ओ ऑफ एन रेशो आर एन इम्प्लाइज दैट इधर, हाँ देखो मैंने बताया ना तुम्हें कि ये अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि इसके एल एच एस का सोचो, ये क्या इम्प्लाई करता है? या तो यही होगा या लेस देन है। इतना समझ में आ गया? तो बात बन गई। अब बेसिक्स ऑफ ये सब डिवाइड एंड कनकर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे एज द सिलेबस सजेस्ट, ठीक है? थैंक्स फॉर योर टाइम, और इन क्वेश्चनों पे थोड़ा ज़्यादा समय देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गेट से स्टडी को देखने के लिए, हाँ तुम्हें पता है चलो।